सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय है कांग्रेस सस्ता, बापू की राह या दिखावे की चाह। दरअसल कांग्रेस ने अपने शुरू होने जा रहे सस्ता अभियान के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की हैं, जिसके तहत सस्ता लेने वालों को शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उसे तमाम चीजों के संदर्भ में अपनी संकल्पबद्धता जाहिर करनी होगी। दो बातें उसमें बड़ी अहम है। एक कि वह शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहेगा और दूसरा वह खादी पहनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। सन 1885 में 28 दिसंबर को मुंबई के गोकुल संस्कृत महाविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस दल का गठन हुआ था। शुरुआती दिनों में यह एक अभिजात्य वर्ग की संस्था थी, जिसमें मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के चुने हुए लोग सरकार के पास में अपील आवेदन देने का ही काम करते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया, नए नए लोग जुड़ते गए और कांग्रेस एक अलग ही स्वरूप में चली गई। एक दौर ऐसा आया जब नरम दल और गरम दल में इस कांग्रेस को देखा गया। नरम दल का नेतृत्व करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो गरम दल के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक जैसा नामचीन चेहरा कांग्रेस के पास था। विभाजन बंगाल विभाजन के संदर्भ में हुआ और 1916 में यह गरम दल और नरम दल परस्पर मिले। उसी समय की एक महत्वपूर्ण घटना हुई, मोहनदास करमचंद गांधी का कांग्रेस से जुड़ना। मोहनदास करमचंद गांधी ने कांग्रेस के साथ जब अपने आप को जोड़ा तो उसी के साथ इस संगठन को, जब तक अभिजात्य वर्ग की संस्था थी, इसे जन संगठन के रूप में परिवर्तित करना शुरू किया। उसी दौरान उन्होंने आम लोगों के लिए दरवाजे खोले और कांग्रेस की संस्था के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई गई। आम आदमी जो इस देश के साथ प्रेम रखता था, देश के प्रति सद्भाव रखता था, देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता था, वो कांग्रेस से जुड़कर अपने आप को, जीवन को सार्थक करने की कोशिश करता था। इस सार्थकता के संदर्भ में चाराने के सदस्यता शुल्क रखा गया, लेकिन गांधी जी इस चाराने के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि जिसके पास पैसा है वो पार्टी का सदस्य बन जाए, ये ठीक नहीं। और उन्होंने इसमें बदलाव करते हुए चाहा कि लोग चरखा काते, अर्थात राष्ट्रीय उत्पादन में अपना योगदान दें। और उस समय पर उन्होंने नियम यह बनाया कि चरखा कातने के तहत 2 गुंठी सूत की वो जमा कराए और उसके एवज में कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त करें। लेकिन लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने अकेले सूत कातने के आधार पर सदस्यता देने का विरोध किया और बाद में 4 आने या 2 सूत की गुंठी के संदर्भ में नियम 90 समय तक लागू रहा। उसी समय पर गांधी जी के द्वारा मद्य निषेध के संदर्भ में, शराब के संदर्भ में, नशे के संदर्भ में प्रतिबंध का वकालत की गई और यह चाहा गया कि कांग्रेस के सदस्यों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो नशे से दूर रहेंगे और साथ ही समाज में भी नशे को खत्म कराने का योगदान देंगे। इस प्रकार से कांग्रेस का जो सिलसिला शुरू रहा, उसके अंदर नियम बनते रहे, बदलते रहे। लेकिन आज 2021 में एक बार फिर कांग्रेस चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस में संगठन चुनाव होने का कार्यक्रम तय किया गया है। 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक कांग्रेस का सस्ता अभियान चलना है और उसी के तहत सस्ता अभियान में जो शर्तें जोड़ी गई हैं, उसमें 18 वर्ष से अधिक की आयु होना, प्रमाणित खादी पहनने का संकल्प जाहिर करना और अपने आप को मादक पेयों और नशीले पदार्थों से दूर रखने का संकल्प, ये 3 बातों को रेखांकित किया गया है। यूं तो शर्तें और भी हैं, जिसमें अपनी जमीन जायदाद के संदर्भ में भी उल्लेख है, धर्म जाति के संदर्भ में भी उल्लेख है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये कितना व्यवहारिक, कितना जायज है जिन नियम शर्तों के आधार पर कांग्रेस सस्ता अभियान चलाना चाहती है। क्या कथनी और करनी के अंतर को पहले दिन से ही कांग्रेस इस शर्तों के साथ जनता के बीच में लेकर नहीं जा रही है? लोग झूठ बोलकर अगर कांग्रेस की सस्ता लेते हैं तो फिर इस दल में काम करते हुए सत्य की राह पर चलेंगे, ये उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे ही कुछ ज्वलंत विषयों पर आज हम बात करते हैं। कई संजीदा मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। अन्य राजनीतिक दल भी किन सदस्यता के शर्तों के साथ अपने संगठन को चलाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र गोस्वामी तुलसीदास का दिया हुआ बहुत चर्चित है। उन्होंने कहा था कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। अर्थात दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं उन उपदेशों पर अमल करना कठिन। वर्तमान समय में उपदेशक अधिक हैं, अमल करता नहीं। यदि व्यक्ति स्वयं आदर्शों का पालन करने लग जाए तो उसे उपदेश देने की जरूरत ही नहीं होगी। अब इसका मर्म यह है कि जो लोग सस्ता अभियान चलाने जा रहे हैं, जो लोग ये सस्ता की पर्ची भरवाने जा रहे हैं,
क्या वो स्वयं शराब या नशे की आदतों से दूर हैं, जिसके आधार पर वो उम्मीद कर रहे हैं? और जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो क्या उतनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ ये संकल्प लेने जा रहे हैं? हर राज्य की सरकारें इस बात की मुहिम में है कि उनके यहां अगर शराब की खपत घट जाती है तो कैसे उसे बढ़ाया जाए। उस देश में, उन प्रदेशों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर सत्ता उसी को मिलेगी जो शराब ना पीता हो। वाकई ऐसा है? समझने की कोशिश करते हैं और हमें समझाने के लिए चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ चेहरा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद हैं। हमारे साथ राजकुमार सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही तारिक अहमद लारी साहब हैं, जो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जयप्रकाश जी से ही करते हैं और जयप्रकाश जी से ही समझने की कोशिश करते हैं कि जिस हरियाणा में वो बैठे हैं उस हरियाणा की समस्या शराब है, बगल में पंजाब है। नवजोत सिंह सिद्धू आजकल आपकी पार्टी को सुर्खियों में रखते हैं और नेतृत्व को खासी परेशानी में। उन्होंने कहा क्या करवा रहे हो, अब हमारे पंजाब में तो सभी शराब पीते हैं, कैसे चलेगा ये काम? जवाब नहीं है। तो आपसे समझना चाहता हूं जयप्रकाश जी, उम्र के इस मुकाम पर जहां आप पहुंचे हुए हैं, कितनी व्यवहारिक शर्तों के साथ आपकी पार्टी सस्ता अभियान शुरू करने जा रही है? राजनीति और सत्य, इस देश में इनको एक दूसरे का विरोधी मान लिया गया है। क्या कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि जो यह माना गया है इसे हम व्यवहार में स्थापित करके दिखाएंगे कि भूले से भी आदमी एक राजनेता से सत्य की उम्मीद ना कर ले? थोड़ा आपसे रोशनी की उम्मीद। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें ये तो ठीक है कि जहां तक शराब की बात है, नशे से तो दूर रहना चाहिए हर पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं जी। यदि पार्टी के कार्यकर्ता नेता नशे में ही चूर रहेंगे जी तो वो पार्टी कभी पनपेगी नहीं। जी महात्मा गांधी से लेकर के, बल्कि मैं तो स्टार्ट से कहूंगा जी कि कांग्रेस पार्टी जंग आजादी की लड़ाई से पहले कोई भी नेता जी शराब का, नशे का सेवन नहीं करता था। जी आज देश में हालत क्या हुई है? पंजाब की जो आप चर्चा कर रहे हो या हरियाणा की जो आपने बात कही है कि राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने धन और दौलत के लिए इस इलाके के, इस प्रदेश, इन दोनों प्रदेश के नौजवानों को नशे की लत में डालने का काम किया जी। मुझे बड़ी चिंता है और मुझे बड़ा खेद है जी। तो ये जो राहुल जी ने, सोनिया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि भाई जो इसका मेंबर बने वो शराब ना पिए, नशा किसी प्रकार का जी नशा ना करे, ये अच्छी बात है। और ना बनो मेंबर, अगर कोई नशा करता है उसको मेंबर बनाना भी नहीं चाहिए जी, रखना भी नहीं चाहिए। कहीं के नियम तो पार्टी के होने चाहिए जी। आज हालत हरियाणा पंजाब की बड़ी माड़ी है जी। आप देख रहे हैं चिट्टे का नशा, आप नेताओं के ऊपर आरोप लगते दिखाई दे रहे होंगे आपको भी जी। किस तरीके से सत्ताधारी दल के लोग नशे का कारोबार करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं जी। सदन के अंदर। हरियाणा में तो सदन के अंदर आरोप लगे जी कि तू चिट्टा बेचता है, ये चिट्टा बेचता है, ये स्मैक बेचता है जी। तो एक तो ये अच्छा काम है। दूसरा, जहां तक सवाल है खादी का, जी। खादी कॉटन पहननी चाहिए और अब तो हमारी तो संस्कृति में जुड़ा हुआ था और हमारी खादी पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर थी। दूसरे देशों के लोग तो हिंदुस्तान की खादी पहनते हैं और ये अजीब विडंबना है हमारे देश की कि अगर आपके कपड़े के ऊपर, मैंने देखा था टांडा से कपड़ा जाता है नेपाल में जी, नेपाल में जापान की स्टैंप लग के वापिस हिंदुस्तान में आ जाता है, हम उसको ज्यादा खरीदते हैं कि तो भाई मेड इन जापान है। लेकिन मेड इन हिंदुस्तान या हमारे खादी से हाथ से बना हुआ कपड़ा या हमारी हैंडलूम, आजकल तो हैंडलूम भी खादी के काम करती है, जो प्योर कॉटन है उसका कपड़ा हमें पहनना चाहिए। इसमें क्या गलत बात है? तो अच्छी चीजें लिखी है और इसका जयप्रकाश जी, मतलब अच्छी चीजें लिखा होना अलग बात, उनका व्यवहार में होना अलग बात। आप सस्ता अभियान के साथ में घोषणा पत्र भरवा रहे हैं और उसमें ये लिखवा रहे हैं कि मैं 18 वर्ष से अधिक आयु का हूं, मैं अपने को मादक पेयों और नशीले पदार्थों से दूर रखता हूं। मेरा आपसे सवाल है जयप्रकाश जी, क्या केवल लिखने मात्र से यह हो जाएगा? एक, और दूसरा,
क्या वाकई इस नियम पर आपकी पार्टी चलने वाली है? क्या जयप्रकाश जी यहां दावे के साथ कहने की स्थिति में हैं कि जो नशीले पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ है वो अब कांग्रेस का मेंबर नहीं रहेगा? जो अब दारू पीता है, हम बागी चिट्ठा की, हेरोइन की, चरस की, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, क्या वह अब कांग्रेस का सदस्य नहीं रहेगा? ये आपसे सवाल है। या लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कुछ और बचा नहीं, जो इस प्रकार के संकल्पों के साथ आप फॉर्म भरवा रहे हैं? व्यवहारिकता के धरातल पर यह नियम, यह कायदा, यह कानून आपकी पार्टी का प्रभावी हो पाएगा? यह आपसे एक ईमानदार सवाल है उन जयप्रकाश से जिनकी राजनीति में सच्चाई की अभी भी उम्मीद हम लोगों को रही है। अच्छा, मैं कहता हूं, अगर हमारा कोई बड़े से बड़ा नेता नशा करता है उसको पार्टी से अलग कर देना चाहिए जी। मैं ये नहीं कहता कि हमारी पार्टी के लोग नशा नहीं करते जी। लेकिन मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी बीड़ी तक नहीं पी, शराब तो दूर की बात है जी। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो नशा नहीं करते, ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता 80% ऐसे हैं जो नशा नहीं करते। ये तो चंद लोगों ने सत्यानाश किया हुआ इस पॉलिटिक्स का जी। जो शराब पी के मिल जाते हैं, शराब के नशे में धुत होकर के अजूल फजूल बयानबाजी कर देते हैं। तो हमारे ऐसे भी नेता हरियाणा प्रदेश में जिनको ये कह दिया जाता है यार 2 पैग लगा के इसने ये बात अपनी कह दी होगी, तो उससे पार्टियां बदनाम होती हैं। बात आपकी सही है जी। ये मामला बड़ा कठिन काम है जी। अगर राहुल जी, सोनिया जी या कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर चलती है, मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चलते तो उनको नुकसान हो जाएगा। मुझे याद है 96 में मैं मेंबर पार्लियामेंट था, बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर बने थे, हमने शराबबंदी की घोषणा की थी जी। लेकिन शराबबंदी का नारा लेकर के हमने सत्ता हासिल की जी। लेकिन हमारे नेताओं में से ही नेताओं ने, हमारे दल के लोग नेताओं ने शराब बेचना शुरू कर दिया तो उससे हम इतने बदनाम हो गए कि दोबारा से बंसीलाल जी की 2 सीट आई जी। मैं ये बात जरूर हमारी शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहूंगा कि इसको ईमानदारी से लागू करें। बड़े से बड़ा व्यक्ति यदि शराब का सेवन या नशे का सेवन करता है उसको पार्टी से अलग करे, एक्टिविटीज में न रखे, उसको कहे ठीक आप कांग्रेस पार्टी में तो आप संगठन में किसी ओहदे पर नहीं आओगे, आप कोई काम नहीं करोगे। तो मैं कह सकता हूं ये संभव हो सकता है अगर पार्टी नेतृत्व कठोर संकल्प ले। अगर पार्टी कठोर संकल्प ले तो ये हो सकता है। चिंतामणि जी आपका कहना है। चिंतामणि जी के पास मुझे जाना है लेकिन जयप्रकाश जी उससे पहले आखिरी सवाल करता हूं आपसे इस चरण का। इस देश में जितनी सरकारें जितने राज्यों में हैं उनके पैर कपने लगते हैं। जो महीने के अंदर का वो अपने रेवेन्यू के संदर्भ में आकलन करते हैं उन्हें पता चलता है कि शराब की खपत कम हो गई, चिंता का विषय हो जाता है, बैठकें बुलाई जाती हैं और इस बात की चिंता की जाती है कि भाई देखो क्या बात है, शराब की खपत कम हो रही है, रेवेन्यू घट रहा है। जिस देश में सरकारों का चरित्र यह हो गया है, चाहे वो भाजपा की है, चाहे वो कांग्रेस की है या क्षेत्रीय दलों की है, उस देश में इस प्रकार के संकल्प के साथ किसको भरमाने की कोशिश है? नहीं, चौधरी बंसीलाल ने बंद की 4 वर्ष तक हरियाणा में जी। और मैं ये कहता हूं हम बंद तो नहीं कर रहे ना जी भाई, जो दूसरी पार्टी के लोग पिए, जिसने कांग्रेस पार्टी के में अंदर सक्रिय कार्यकर्ता है या नेता है उसने नहीं पीनी। हम ये थोड़ा कह रहे हम सबके लिए बंद करवाएंगे, हम सबके लिए बंद कराने की थोड़ी कह रहे हैं, हम तो अपने संदर्भ में कह रहे हैं। और जिन लोगों को शराब पीनी है उन्हें कांग्रेस की सदस्यता से बाहर किया जाए और किसी को दी ना जाए। जयप्रकाश जी ऐसा कह रहे हैं। चिंतामणि मालवीय जी मेरे साथ में है। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, इन सबके संदर्भ में सबसे ज्यादा आग्रह अगर इस देश में किसी राजनीतिक दल का रहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध राजनेता चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल एक बार फिर गांधी जी की राह पर बढ़ रहा है। वो चाहता है कि इस देश का युवा शराब से दूर रहे, वह चाहता है कि विदायती कपड़ों के फेर में ना रहे, खादी पहने। तो चिंतामणि जी आपसे जानना चाहता हूं, उम्मीदें देश की सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने की आपसे थी और अमल में लाने की कोशिश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जयप्रकाश जी और उनके जैसे तमाम लोग जुट गए हैं। कितना घबरा रहे हैं आप इन लोगों के इस प्रयास से? देखिए, जब द्विवेदी जी में आप जब डिबेट करवाते हैं और मैं आपके साथ होता हूं तो मैं राजनीति छोड़ करके दूसरे मतलब थोड़ी गंभीरता से चर्चा करता हूं। देखिए क्या रहता है कि अतीत कभी वर्तमान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता जी। मुझे लगता है कि राजनीति बड़ी, और मुझे कांग्रेस अभी बड़ी पाखंडों से भरी हुई पार्टी है
जी। और ये भी एक नया पाखंड है। मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ समय दीजिएगा, मैं जी। आपसे गुजारिश कर रहा हूं। जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्या ये साजिश तो नहीं है कि कांग्रेस को नेताओं से खाली कर दें? जी। क्या ये सत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि राहुल गांधी जी खुद किसी एयरपोर्ट पर ड्रग के साथ पकड़े गए और होटल। मेरी कोई दावा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, अगर इसमें सत्यांश भी है और अगर असत्य भी है, मैं चाहता हूं असत्य हो, तो क्या ये राहुल गांधी जी को पार्टी से बाहर निकलवाने की साजिश तो नहीं है? इसमें तमाम बड़े कांग्रेस नेता और कांग्रेस को खाली करने की कोशिश है। और ये जो, अगर इनको शराबबंदी इतना प्रिय है तो कांग्रेस के राज्यों में सीधे शराबबंदी करना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो मना कर रहे हैं कि आप ना पिए। और मेरा कहना है कि उन्होंने केवल दो बातें कही है कि आप जो है शराब नहीं पिएंगे और आप जो खादी पहनेंगे। तो जो दूसरी बुराइयां हैं, क्या ये भ्रष्टाचार करेंगे? तो क्या भ्रष्टाचार कबूल है कांग्रेस पार्टी को? क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं करेंगे? तो ऐसा तो कोई शर्त नहीं रखी, तो क्या महिलाओं का अपमान कबूल है कांग्रेस पार्टी को? आप अपराध नहीं करेंगे, तो ऐसी कोई शर्त उन्होंने नहीं डाली कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं समाज में सामंजस्य रखूंगा, मैं तुष्टीकरण नहीं करूंगा, मैं, ऐसी कोई शर्त तो उन्होंने की नहीं। जो दूसरे अपराध का स्वीकार है, दो चीजों को छोड़ करके, और केवल नशा, ये जो नशा ही सबसे बड़ी बुराई है ऐसा कांग्रेस मानती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बड़ी भ्रमित पार्टी है और कांग्रेस कभी भी अपनी बात पर अड़ी नहीं रही। देखिए, कांग्रेस का इतिहास यदि देखेंगे तो जो कहती है वो करती नहीं है। बूढ़ों की, युवाओं की बात करती है और बूढ़ों को टिकट देती है। सत्य की बात करती है और जो सत्य बोलता है उसको बिल्कुल खत्म कर देती है। जी। जो समाजवाद की बात करती है, पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। तो पूरा पाखंड से भरी हुई, विरोधाभासों से भरी हुई पार्टी कांग्रेस पार्टी जब इस तरह की शर्तें रखती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी बहुत भ्रम में है या पाखंड में है, या बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस को खाली करने का है। ऐसे तो कांग्रेस खाली हो जाएगी, और हमारी भी तकलीफ है कि कांग्रेस से अगर खाली हो जाएगी तो अब इतना बड़ा विपक्षी दल जो पूरे देश में व्याप्त है, तो कैसे हम ऐसा वापस बड़ा इस चिंतित देश है को चिंतामणि जी आप इस बात को लेकर कि इस शर्त के आधार पर तो कांग्रेस पूरी खाली हो जाएगी। लेकिन इस बात पर सारे राजनेता, सारे सामाजिक कार्यकर्ता एक राय रहते हैं कि नशा एक सामाजिक बुराई है। समाज में है ये अलग बात, लेकिन ये बुराई है, इसे खत्म होना चाहिए। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि कुल मिला के कांग्रेस ने एक साहस तो लिया है, कांग्रेस पार्टी ने ये अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। क्या इनसे प्रेरित होकर, क्या इनसे प्रेरणा लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने नियम कायदे कानून में इसको लाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं जो युवाओं को शिक्षित करने में, संस्कारित करने में, देश के लिए समर्पित करने के लिए प्रयत्नशील है? क्या भाजपा कार्यकर्ताओं के संदर्भ में ये शर्त रखी जा सकती है? और ये शर्त रखी जाएगी तो कहीं भाजपा भी तो उतनी खाली नहीं हो जाएगी जितनी चिंता आपको कांग्रेस के संदर्भ में और जयप्रकाश जी के संदर्भ में हो गई है? देखिए, क्या है, एक लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट होता है जी। जब इसकी जरूरत वहीं पड़ती है, थानों की जरूरत वहीं पड़ती है जहां अपराध ज्यादा हो। जी। सामान्य जहां अपराध नहीं है वहां थाने की जरूरत नहीं है। जी। देखिए, जहां लोग जानबूझ करके अपना विसर्जन करते हैं, वहां लोग लिख देते हैं कि यहाँ ना थूके, यहाँ पेशाब ना करें, जहां करते हैं लोग। तो जहां इस तरह की ज्यादा गुंजाइश है, कांग्रेस पूरी नशेड़ियों से भरी हुई पार्टी है, इसलिए केवल एक सुधार है, भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं है इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं है। जी। तो चिंतामणि जी का यह दावा है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पाखंड वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने केवल ये दो नियम नहीं रखे हैं, इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे नियमों को शामिल किया। चिंतामणि जी, एक आपकी जानकारी के लिए, जिसमें उन्होंने छुआछूत में विश्वास नहीं रखता, इसके संदर्भ में बात है। धर्म और जाति का भेदभाव नहीं रखते, उसके संदर्भ में बात है। ऐसी भाजपा की भी कुछ शर्तें रहती हैं, उनमें से एक शर्त मेरे साथ में है। मैं आऊं तारिक जी के पास में, उससे पहले आपसे उस पर भी राय ले लेता हूं, क्योंकि पाखंड कांग्रेस में दिख रहा है तो भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, वो आपसे समझना है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम धर्म पर आधारित धर्मनिरपेक्ष राज्य और राष्ट्र की अवधारणा की संदर्भ में समर्पित है, उसके तहत संस्था लेते हैं। आपसे जानना चाहता हूं, कहां नारा लगाते हो आप मंचों से? अपने पैतृक संगठनों के कार्यक्रमों में शामिल हो गए, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और वहीं पर आप बात करते हैं सर्वधर्म संभाव की। तो कथनी करनी का अंतर कांग्रेस के संदर्भ में तो समझ में आया, तो आपने भी ये छोड़ दिया जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा? थोड़ा रोशनी मिले। एक तो हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी मंच पर किसी ने ये नारा नहीं लगाया कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये जनता का अधिकार है, जनता लगाती है इस तरह का नारा।
तो ये जनता की बात आप भाजपा पे नहीं थोपे, हमारा नारा ये कभी नहीं रहा। माफ करें चिंतामणि जी, बीच में रोकता हूं। मैंने भाजपा का कहा ही नहीं, आपके पैतृक संगठनों के संदर्भ कहा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनके मंचों से अगर आप चाहें तो कार्यक्रम के दौरान ही कोशिश करता हूं कुछ बाइट्स वगैरह मिल जाए। जो भाजपा के जाने पहचाने चेहरे हैं, जयभान सिंह पवैया, विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती, हो सकता है चिंतामणि मालवीय भी उसी सूची में हो, ऐसे ही किसी कार्यक्रम के अंतर्गत, तो स्वीकारिए जी। भाजपा का कार्यकर्ता हूं तो भाजपा की बात कर सकता हूं कि भाजपा ने ये नारा कभी नहीं दिया। और जहां तक सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष की बात है, हमने तो उसे सिद्ध किया। देखिए, गैस हम सभी को दे रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। प्रधानमंत्री आवास हम सभी को दे रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। जो भी सुविधाएं सरकार की, वो सारे धर्मों को, सारे पक्षों को बगैर पूछे दी जा रही है। लेकिन वही कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस कहते हैं नहीं नहीं साहब, हम तो मुसलमानों को पहले देंगे, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तो इन्हीं के नेता कहते थे, इनके प्रधानमंत्री कहते थे। इनने तमाम ये धर्मनिरपेक्षता की झूठी बात करते हैं। असल में सबसे सांप्रदायिक यदि कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। यही जो है वो लक्षित हिंसा वाला बिल लेकर के आई थी, जिसमें इस देश में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाता। तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो बताते नहीं है, और जो बताते हैं वो होता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है, महान पार्टी है, लेकिन महान पार्टी में ऐसे किस्से हो जाया करते हैं। अच्छी बात है अगर ये कर सके तो, अच्छी बात है अगर ये कर सके तो। लेकिन मेरे साथ में तारिक अहमद लारी साहब हैं, खरी खरी बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो अपना महासदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है 2 दिन बाद दिवाली के माहौल में, कितनी गंभीरता से ले पा रहे हैं तारिक साहब आप कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान को और उससे जुड़ी हुई शर्तों को, जिसमें वो न्यूनतम कार्य जो शारीरिक श्रम का है वो भी करने के लिए हामी भरने की बात कर रहे हैं, अपनी जायदाद के संदर्भ में जो सीलिंग है उसे में भी पालन करने की बात कर रहे हैं। ऐसी तमाम बातें हैं, कितनी गंभीरता से ले पा रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी के इन संकल्पों को अपने सदस्यों के लिए? कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने आप में एक सर्कस पार्टी है जी। उसके बारे में हम क्या चर्चा करें जी। वो तो बातें ऐसी कर रही है जो चल ही नहीं सकती। पंजाब में क्या चल सकता है, हरियाणा में चल सकता है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। मैं इनके कई नेताओं को जानता हूँ जो ताज होटल, हयात होटल और रेनेसांस में बैठकर शाम को शराब पीने अभी चले जाइए, आपको तमाम लोग मिल जाएंगे। इनके सीनियर नेताओं की बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, सीनियर नेता विधायक वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो ये एक नॉनसेंस वाली बात और एक अपना उपहास उड़ाने की बात कर रहे हैं। जो आदमी अमेरिका में खुद पकड़ा गया हो वो ये बातें कर रहा है तो शर्म की बात है। चलिए, हो सकता है भाई सुधर गए हो। अब इन्होंने कमेंट किया हमारे मालवीय जी ने, मालवीय जी नाम ऐसा है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मालवीय जी की, एक पेट्रोलियम मंत्री थे उनकी वजह से। मालवीय जी ने एक बड़ा, इन्होंने भी बहुत ऐसी बात कही कि हम लोग पूंजीवादियों को ज्यादा समर्थन करते हैं। भाई, इंडिया की इकोनॉमी तो धरातल में चली गई, लेकिन अडानी और अंबानी की इकोनॉमी जो है 300 गुना ऊपर बढ़ गई। तो समर्थन किसने किया ये आप बेहतर जानते हैं जी। हम लोग तो उनको इनवाइट करते थे, आइए फैक्ट्री लगाइए, वो फैक्ट्री लगाते थे। आप लोग तो इनवाइट करते हैं उनको ताज होटल में अय्याशी कराने के लिए, रेनेसांस में अय्याशी कराने के लिए आप उनको इनवाइट करते हैं, जहां पे अंग्रेजी गाने पे नाच गाना भी चलता है जी। तो ये सब हम कुछ देखे हुए हैं। तो अपने आप ये बात ना कहिए। और आप क्या बात कर रहे हैं, आप ही के बाल ठाकरे साहब थे वो तो बगैर वाइन पिए शाम को सोते नहीं थे, रात में सोते नहीं, तो उनको वाइन जरूर चाहिए। तो कांग्रेस क्या बात कर रही है, मुखर्जी साहब थे, प्रणब मुखर्जी साहब, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी साहब, वो तो पाइप भी पीते थे, सिगार भी पीते थे और उनकी वाइन का गिलास भी रखा रहता था, बाकायदा कई फोटोज है। ये क्या बात करेंगे जयप्रकाश जी, इनको तो जवाहरलाल नेहरू जी के वाइन के कितने फोटो और शराब के कितने फोटो, उस समय के अंग्रेजों के साथ जाम से जाम टकराते हुए फोटो है। क्या बात कर रहे हैं, ये एकदम नॉनसेंस वाली बातें इन्होंने की है जी। एकदम जब इनका नेतृत्व ही नशेड़ी है। पर मेरा तारिक अहमद साहब आपसे ये जानने में है, क्या आप इस सच्चाई से इनकार करते हैं कि इस देश में अब नशा वाकई एक समस्या है? इस देश की युवा पीढ़ी को नशे से मुक्ति के संदर्भ में किसी पहल की जरूरत है? क्या लारी साहब आप नहीं मानते हैं कि कांग्रेस अगर ये कोशिश कर रही है तो बाकी राजनीतिक दलों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए? और कुल मिला के पहले ऐसे होता रहा है, अभी भी ऐसा होता रहा है, इसलिए भविष्य में हम नहीं सुधरेंगे, इस राह पे चलना चाहिए। देखिए, मैं अभी वही डाटा पढ़ रहा था, 2020 तक का डाटा आया है पिछले 20 साल का, जिसमें
50% इंक्रीज हुआ है अल्कोहल कंजम्पशन। जी और आपको सबसे ताज्जुब की बात यह होगी, लोग कहते हैं कि मुसलमान शराब नहीं पीता है। जी रमजान के टाइम के आंकड़े आए हैं कि 30% शराब, रमजान में तो मुसलमान शराब नहीं पीता होगा जी क्योंकि रोजा रख रहा है, जी हिंदू तो शराब पी रहा है। तो 70% हिंदू हो गए, 30% मुसलमान हो गए। 30% मुसलमान आज की डेट में शराब पी रहा है हिंदुस्तान में। जी पाकिस्तान में तो 100% शराब पीते हैं, जी मतलब जितने भी शराबी हैं वहां सब मुसलमान ही है। जी अब तो सऊदी तक में खुल गया है शराब पीने का लिंक, वहां पे बाकायदा बार खुल गए हैं, जुआ घर खुल गए हैं, पिक्चर हॉल खुल गए हैं। और सबसे ताज्जुब की बात है, यहाँ कहते हैं शराब का कतरा न पीजिए, वहां तो उन्होंने बाकायदा फतवा निकाल के 48% अल्कोहल को उन्होंने कह दिया ये हराम नहीं है। मतलब लोग जो चाहते हैं अपनी मर्जी से फतवा निकाल देते हैं, तो शराब बंदी कहां पे होगी? मसला क्या है, उनकी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, तेल का कंजम्पशन आगे आने वाले 20 सालों में सऊदी और जितने भी गल्फ कंट्रीज उनका कंजम्पशन खत्म हो जाएगा। खत्म क्या होगा? पेट्रोल रहेगा लेकिन खरीदार नहीं रहेंगे, सब इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ जाएंगे। तो वो अब जुआ घर, शराब घर, पिक्चर घर यही करके अपना कर रहे हैं, क्योंकि उनके खुद जो राजा है, जो अपने खुद के राजा हैं, वो लोग खुद ही शराब पीने बाहर जाते थे। अब उन्होंने कह दिया घर में बैठ के पिएंगे भैया, यहीं पे आ जाए। तो शराब के बारे में हम क्या कहें? तो तारिक साहब का कहना है कि व्यवहारिकता में रहिए। जिन जिन जगहों पर दावा किया जाता है ये समुदाय नहीं पीता, इस धर्म में नहीं पीते, इस इलाके में नहीं पीते, वहां सभी पीते दिख रहे हैं। और किस कदर दिख रहे हैं इसकी व्यवहारिकता को तारिक साहब हमसे साझा कर रहे हैं। तो मैं आता हूं राजकुमार सिंह आपके पास में। नशा एक बुराई है, ये कोई गांधी जी ने नहीं कहा था। आदिकाल से तमाम ऋषि मुनि इसके संदर्भ में संदेश देते आ रहे हैं, पर साथ ही साथ मनुष्य के साथ में नशा भी उतना ही पुराना चला आ रहा है। सुरा प्रेमी होना इतिहास के पन्नों में तमाम बड़ी बड़ी विभूतियों के साथ में दर्ज है। आपसे जानना यह चाहता हूं कि आखिर ऐसी अव्यवहारिक संकल्पों के माध्यम से कांग्रेस क्या साबित करना चाह रही है? कांग्रेस के संदर्भ में पहली शिकायत रही है कि वो जमीन की वास्तविकताओं से कट गई है। क्या उसकी आज की ये नियम शर्तें एक बार फिर साबित नहीं कर रही है कि उसकी जमीन की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? वो अपने सदस्यों के लिए शर्त लगा रही है, शराब नहीं पिएंगे। शराब क्या, कोई नशा नहीं करेंगे। एक दूसरा, खादी पहनेंगे। क्या खादी पहनना वाकई आज की तारीख में सादगी की निशानी है, या खादी पहनने के लिए वाकई जेब का भारी होना बहुत जरूरी है? राजकुमार जी, आपका नजरिया इन नियम शर्तों के संदर्भ में। हिमांशु जी, नशा एक बड़ी समस्या है, इसमें दो राय नहीं जी। और आपने कहा कि हम ऐतिहासिक काल से, हम कह रहे हैं पौराणिक काल से अगर आप देखें जी तो नशे का प्रचलन रहा है जी। लेकिन वो किस संदर्भ में रहा है, किस सीमा तक रहा है, किन अवसरों पर रहा है, वो अलग बहस का मुद्दा है जी। गांधी जी ने, अगर हम आजाद भारत की बात करें, आजादी के संघर्ष के दौरान की बात करें, तो गांधी जी ने पहली बार मद्य निषेध की बात कही जी और वो बात हमारे संविधान में भी है जी। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अगर कांग्रेस ये बात कहती है कि उसके सदस्य जो भी बनेंगे शराब न पिए, वो एक आदर्श स्थिति हो सकती है। लेकिन ये जो आदर्श की कल्पना कर रहे हैं या आदर्श का प्रस्तुतिकरण है या संकल्प है, वो आचरण से कहीं भी मेल नहीं खाता जी। गांधी जी ने कहा संविधान का हिस्सा है, लेकिन इसी आजाद भारत में शुरू के 4 दशक तक, 4.5 दशक तक तो कांग्रेस का ही शासन रहा जी। एक छत्र शासन रहा। उस दौरान इस देश में शराब की खपत भी बढ़ी, शराब का निर्माण भी बढ़ा, बिक्री भी बढ़ी और शराब से होने वाली समस्याएं भी बढ़ी। तो हमने उस आदर्श को अगर संविधान में अपनाया था तो आचरण में क्यों नहीं अपनाया? पहली बात जी। दूसरी बात, अब जब हम बात कर रहे हैं कि शराब नहीं पिएंगे कांग्रेस के सदस्य, तब भी क्या हम ये मान रहे हैं कि शराब सिर्फ कांग्रेस के सदस्यों के लिए समस्या होगी या इस समाज के लिए समस्या है? अगर समाज के लिए समस्या है तो उससे निपटने का क्या कोई रोड मैप, क्या कोई कार्य योजना हमारे पास है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपने देखा पिछले साल लॉकडाउन में लोगों का घरों से बाहर निकलना बंद था जी। मेडिकल और परचूनी के अलावा सारी दुकानें बंद थी, लेकिन सबसे पहले क्या खुला? शराब की दुकान। शराब की दुकानें खुली और हर राज्य में खुली, जी। चाहे वो कांग्रेस के शासन वाला हो चाहे भाजपा के शासन वाला हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा जिन चीजों से आता है उसमें नशाखोरी
वाले जो पदार्थ हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो या बाकी चीजें हों, जी उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो आदर्श आपका अलग है, आचरण आपका अलग है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के ये जो नियम हैं जी वो आदर्श कम है, व्यवहारिक बिल्कुल नहीं है, एक शोषेबाजी या सुगुफेबाजी ज्यादा है। जी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा पिछले हफ्ते खबर और आई उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस 40% टिकटें महिलाओं को देगी। जी भाई आपकी 10 साल सरकार थी केंद्र में, आपका वादा था कि महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन हम लोकसभा और विधानसभा की चुनावों में टिकटों में देंगे। जी वो क्यों नहीं पारित हुआ? आपने राज्यसभा में पारित करा दिया, जी लोकसभा में क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस के शासन में भी बहुत सारे नियम कानून अध्यादेशों के जरिए बने, ये भी बन सकता था, क्यों नहीं बना? लेकिन मैं चिंतामणि जी की बात पे आता हूं। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस पाखंडी है। जी कांग्रेस का पाखंड हमको बड़े आकार में इसलिए नजर आता है कि कांग्रेस का शासनकाल इस देश में सबसे बड़ा रहा है। जी कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था लोकसभा में, आपके पास भी शुरू में राज्यसभा में नहीं था। अब भी बहुमत से हो सकता है कुछ सीटें कम हो, लेकिन आप बिना बहुमत के भी सारे जरूरी काम जो आपको लगते हैं वो पारित करा ही लेते हैं। जी तो अगर कांग्रेस पाखंड करती रही बहुत सारे मुद्दों पे, शराबखोरी समेत, जी तो आपने उस दिशा में क्यों नहीं प्रयास किया? आपकी चिंताएं तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लेकर ज्यादा हैं, प्रतिबद्धता भी ज्यादा है। आप तो अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं, चाल चेहरा चरित्र बदलने की बात करते हैं। तो आपने 7 साल में, या राज्यों की बात कर लें जहां आपकी 15-15 साल सरकारें रही, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या बाकी राज्य भी रहे हो, तो आपने वहां ऐसा कोई प्रयास या पहल क्यों नहीं की? मेरा कहने का अर्थ सिर्फ ये है, तारिक अहमद साहब अभी बहुत साफ गोई से बात कर रहे थे, जी कुल मिला के हमारी राजनीति, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, मध्यमार्गी हो, पाखंड का एक बड़ा प्रारूप इसलिए बन के रह गई है कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज कोई एक पार्टी का नेता जी या कोई पार्टी का आला कमान यह दावा कर सकता है कि उसके नेताओं की शराब की डिस्टिलरी नहीं है, शराब के ठेके नहीं है, पीना पिलाना तो बहुत बात की बात। बड़ी महत्वपूर्ण आप गुड़ टिप्पणी खाएं। राजकुमार जी हमारे साथ कर रहे हैं। और जयप्रकाश जी मन ही मन सोच रहे होंगे कि किस कार्यक्रम का आज हिस्सा बन गया। जयप्रकाश जी वापस आपके पास लौट कर आता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, कांग्रेस के संदर्भ में पहले ही ये शिकायत है, उसके कहने और करने में बड़ा अंतर रहता है। और एक बार फिर जब कांग्रेस रिस्टार्ट करने की कोशिश में है, दोबारा जमीन से खड़े होने की तैयारी है, 2024 अब आपकी ही बारी है, ऐसा नेतृत्व, ऐसा संकल्प, ऐसी इच्छा, ऐसा जय घोष के बीच में ये किन संकल्पों के साथ जनता और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, जिसकी पहली 2 शर्तों के संदर्भ में सभी एक राय हैं कि सब शोषेबाजी है, सब दिखावा है, सब पाखंड है, सब अव्यवहारिक है। जयप्रकाश जी कहां ले जाना चाहते हैं पार्टी को? जब महात्मा गांधी इस देश की आजादी के लिए लाठी और लंगोटी के सहारे निकले थे, जी तब भी जो मालवीय जी की पार्टी है, उस वक्त के जो आरएसएस के लोग थे, दूसरे लोग थे, वो भी पाखंड की बात करते थे। जी पाखंडी अगर कोई दल रहा इस देश में जी तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। जी भारतीय जनता पार्टी का पाखंड इस देश के लोगों के सामने है। जी धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था, हमारे लारी साहब ने जैसे कहा कि अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, बेरोजगारी की हालत क्या है, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे राम के भगत हम भी हैं मालवीय जी, आप लोग राम के ठेकेदार नहीं है। ये पाखंड को बंद करो। आप लोगों की वजह से आपने नारा दिया था, कहा 15 लाख रुपए कि हर व्यक्ति के घर में, हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएंगे, कहा वो 15 लाख। आज किसानों के खिलाफ तील काले कानून तो आपने पास कर दिए बिना मेजोरिटी के भी। आपने क्या, वो आपकी पार्टी का ये संकल्प नहीं था 33%? मैं राजकुमार जी चौहान जी से, राजकुमार जी से कहना चाहूंगा, राजकुमार जी आप वरिष्ठ पत्रकार है, याद करो, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त लोकसभा में विरोध नहीं किया था इस कानून का? अटल बिहारी वाजपेयी आज इस धरती पर नहीं है।
मैं उस वक्त भी लोकसभा का सदस्य था। आपकी पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया। आपकी पार्टी महिला विरोधी है, आपकी पार्टी नशाखोरी में विश्वास करती है, आपकी पार्टी चरित्रहीनता में विश्वास करती है, आपकी पार्टी जात पात में विश्वास करती है। पाखंडी कांग्रेस पार्टी को कहते हो, जिस कांग्रेस पार्टी ने लाठी लंगोटी के सहारे एक जन आंदोलन खड़ा करके इस देश को आजाद कराया। आप लोग तो उस वक्त अंग्रेज की भाषा बोलते थे। और जहां तक लारी साहब का सवाल है, लारी साहब ने कह दिया आपके नेता शराब पीते हुए वहां मिले, वहां मिले, वहां मिले। जो आप पढ़ो पहले ध्यान से कम कांग्रेस पार्टी ने एक रास्ता तो दिखाने की कोशिश की। आप लोग भी संकल्प लीजिए, सब समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपको रोकता हूं, बहुत विनम्रता पूर्वक आपको रोक रहा हूं और दो चीजों पे आपसे बात करना चाहता हूं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आपके चेहरे पर इतने दाग क्यों हैं। आप अपने दाग साफ करने या अपने दाग होने के कारण बताने के स्थान पर हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मेरे चेहरे पे दाग है, वो छोड़िए, ये देखिए चिंतामणि जी के चेहरे पर कितने दाग है। एक तो ये आपसे समझना है कि क्या यही जवाब आपके पास बचा है, एक। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं जयप्रकाश जी, बाकी सबको छोड़ते हैं, क्या जयप्रकाश जी दावे के साथ ये कहने की स्थिति में कि अब इस कांग्रेस पार्टी में 1 नवंबर 2021 से ऐसा कोई व्यक्ति सदस्य के तौर पर चिंतामणि मालवीय, राजकुमार सिंह, तारिक अहमद लारी और हिमांशु द्विवेदी को देखने को नहीं मिलेगा जो शराब पीता हो और कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो। जयप्रकाश जी, दो सवाल विनम्रता पूर्वक आपसे। हाँ, मैं कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूंगा जी। हमारे यहाँ बहुत 80% लोग शराब नहीं पीते जो कांग्रेस पार्टी में जी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग शराब पी करके सड़कों पे पड़े हैं, लोगों को गोलियों से मरवा देते हैं। आप देखिए चुनाव चल रहे हैं इलाहाबाद का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरीके से शराब बढ़ाने का काम किया है। ये पाखंडियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कभी राम का नाम, कभी मंदिर का नाम, कभी झूठे सोचे बोल करके आज इस देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में लाने का काम किया है। अगर इस सारी अव्यवस्था के लिए राजकुमार चौहान जी कोई दोषी है, कांग्रेस पार्टी ठीक है लंबे अरसे तक राज किया है। कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त राज किया है जब इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। इस देश में जहाज बनाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार या प्रदेशों की सरकार ये तो बता दे कि 7 वर्ष के शासनकाल में क्या एक कोई बड़ा उद्योग देश में लगाया है। ड्रामेबाजी करती, 4 परिवारों को उठा करके ठीक कहते हैं कि राइटिस्ट की पार्टी है, साहूकारों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। इस देश का धन विदेशों में भिजवाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने किया। आप किस मुंह से कहते हो? शर्म आनी चाहिए मालवीय जी। आपने सैकड़ों किसान, मालवीय जी को तो शर्म आ जाएगी जयप्रकाश जी, लेकिन आप अभी भी कहने को तैयार नहीं हुए। मेरे 2 ही सवाल थे कि सवाल आपके संकल्प पर है, दूसरे के चेहरे के दाग बताने से क्या आपके दाग हल्के हो जाएंगे, एक सवाल। और दूसरा आपसे जानना चाहता कि अब कांग्रेस पार्टी में कोई शराबखोरी करने वाला व्यक्ति सदस्य नहीं रहेगा। आप खुद बोल रहे हैं 80% लोग नहीं पीते, तो 1 नवंबर 2021 के बाद जो 20% हैं उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना सुनिश्चित है। जयप्रकाश जी, ये भरोसा है? समझाएंगे भाई, जैसे इनको गंदी आदत पड़ी हुई मालवीय जी को, हम इनको भी समझाएंगे। ये गंद से बाहर निकलो जी, समझाएंगे हम। एक और सवाल आपसे है, फिर मैं मालवीय जी के पास चलूंगा। एक और आपने नियम शर्तों में डाला है, लोकतंत्र के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है और आपने इसमें कहा है कि पार्टी के मंच को छोड़कर कहीं भी पार्टी की स्वीकृत नीतियों कार्यक्रमों का विरोध या आलोचना नहीं करेंगे। आपसे जानना चाहते हैं किस बात से डर गई पार्टी जो ये नियम इस बार डालना पड़ा, अब तक नहीं था। 70-75 साल आजादी के बीत जाने के बाद इस बार की जो नियम, कायदे, कानून, संस्था अभियान के संदर्भ हैं उसके अंतर्गत जहां पर लिखा हुआ है यह धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और जनतंत्रवाद के सिद्धांतों में विश्वास रखता है और उसी के अंदर कह रहा है कि वो पार्टी के संदर्भ में स्वीकृत नीतियों कर्मों का विरोध या आलोचना नहीं करेगा। अभी तक तो आप लोग बताते थे हमारी पार्टी में ही लोकतंत्र है, भाजपा में कहीं दम है कोई बोल पाए। जब हम G23 के संदर्भ में बात करते तो यही जयप्रकाश जी हमें बता रहे थे। देखिए यही तो खूबसूरती है हमारी पार्टी की। जयप्रकाश जी कितना डर रहे हैं, जिसे आप कल तक खूबसूरती बताते थे वो खूबसूरती 1 नवंबर के बाद मटिया में ढोने वाली है। कितना डर रहे हैं आप? उसको ध्यान से पढ़ो। उसमें हिमांशु जी, उसमें यह कहा है कि भी पार्टी की बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखो जी, अनुशासनहीनता ना करो जी। ये मतलब है उसका। ये मतलब नहीं है
कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारी पार्टी का प्रजातंत्र खत्म हुआ। गलत बात। प्रजातंत्र है और रहेगा। पार्टी के अंदर अपनी बात कहने का आपको अधिकार है और वो रहेगा। ये जी। बीजेपी की तरह नहीं है। अगर दो गुजरात के जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके खिलाफ मालवीय जी बोले, बाहर कर देंगे। हमारे वीरेंद्र सिंह जी की देख लो क्या हालत कर रखी है, राव इंद्रजीत सिंह की देख लो क्या हालत कर रखी है। अरे यार, आप भी पार्टी की चर्चा करते हो? आपके यहां तो प्रजातंत्र है ही नहीं। बेड़ा गर्क कर दिया आपने इस देश का। कांग्रेस पार्टी में ये मैं भी इस बात का पक्षधर हूं। हर बात प्रेस में नहीं करनी चाहिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए। गलत बात नहीं है। जयप्रकाश जी, फिर रोकता हूं आपको। हर बात प्रेस में नहीं करनी, ये बात ठीक है, पर अब कहा गया कि कोई भी बात प्रेस में नहीं करनी चाहिए। इत्तेफाक रखते हैं जयप्रकाश जी? पार्टी की बात आप जी। इसको दोबारा से पढ़ो। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं। पार्टी एक मिनट जयप्रकाश जी, फिर से विषय पर रहते हैं। G23 ने जो कुछ सार्वजनिक किया, आप उस समय पे इसी कार्यक्रम में बोलते थे। अरे यही तो हमारी पार्टी की खूबसूरती है। हम इन भाजपाइयों की तरह थोड़ी है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सार्वजनिक अभिव्यक्ति की आजादी है। अब वो आजादी पर ताले डल गए जयप्रकाश जी। कुछ भय है आने वाले समय के लिए कि नहीं है? कोई भय नहीं है। ये अपनी बात कहने का हक को अधिकार है जी। वो बात और इस बात दोनों में G23 की बात माननी पड़ी ना। हाईकमांड ने मान तो ली जी। तो उसमें कहां विरोध किया? उन्होंने कहा ठीक है, चुनाव कराओ, होने चाहिए। पर इन G23 शर्तों का के ये साथ, बात थी। पर इन शर्तों के साथ। ये शर्त गलत नहीं है। जी आप इनका अदरवाइज लेके जा रहे हो हिमांशु जी। जी। ये हर पार्टी में, इनकी पार्टी के लोग बोल के दिखा दो ना। जी, किसी इन भी पार्टी के लोग बोलकर दिखा दो। कुल मिला के चिंतामणि जी बार बार वो लौटकर आपके पास आ जा रहे हैं। आपके पास में तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो फिर भी इतना कुछ है। देखिए हम कितना कुछ कर रहे हैं। क्या कहते हैं चिंतामणि जी? अब आपको भी अपने नियम कायदे बदलने चाहिए कि नहीं बदलने चाहिए? राजकुमार सिंह जी की तो बहुत शिकायत है आपके संदर्भ में। आप कांग्रेस के संदर्भ में सारी बातें कह लेते हैं और स्वयं के संदर्भ में जो है सांप सूंघ जाता है। तो थोड़ा इसमें भी दृष्टि मिले। जयप्रकाश जी बहुत सीनियर आदमी है, लेकिन मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूं। और इसलिए मैं केवल 2-3 चीजें उन्हें याद दिला दूं कि पिछले 26 सालों से सोनिया गांधी जी अध्यक्षा है। आप जो है बाहर से अध्यक्ष नहीं ला पाए, और 2.5 लोगों की पार्टी और 2.5 लोगों का लोकतंत्र है आपका। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और आधी जो है वो उनकी बहन प्रियंका गांधी। और मैं जब ये कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि आपके यहाँ जब मुख्यमंत्री तय किए कि ज्योतिरादित्य बनेंगे या कमलनाथ बनेंगे और वहां से पायलट बनेंगे या जो है गहलोत साहब बनेंगे, ये तय केवल इन्हीं 2.5 लोगों ने किया था। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? आपकी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड क्यों नहीं बैठा? और दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हो कि पार्टी फोरम पे मैं चिंतामणि बीच में रोकता हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा। क्या है, आपने तर्क ऐसा दे दिया, अगर रुक जाऊंगा तो ईमानदारी के साथ समझौता हो जाएगा। भाई इनके 2.5 लोग तो थे जिन्होंने तय किया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे। 2.5 लोग तो थे जिन्होंने तय किया भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे। 2.5 लोग तो थे जिन्होंने तय किया कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। पर आप बताओ तो सही, ये चौधरी गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये एक ने तय किया, 1.5 ने तय किया या 2 ने तय किया? जरा बताओ तो सही। ये पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये 1 ने तय किया, 1.5 ने तय किया, 2 ने तय किया? जयप्रकाश जी की, राजकुमार जी की तारीख, सबकी बड़ी दिलचस्पी को आपने बताया इनके 2.5 लोगों ने तय किया। भाजपा में किसने तय किया? देखिए, आप फिर उस इतिहास में जाइए। नरेंद्र सिंह जी तोमर गए गुजरात, विधायकों से बात की, उसी विधायकों की सभा में उनका नाम निकल करके आया, तय हुआ कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो विधायकों ने तय किया। लेकिन इनके यहाँ तो सबसे सूरज के प्रकाश की तरह स्पष्ट है कि ये 3 लोग बैठे और इन्होंने नाम तय किए। अगर ये उसमें विधायकों से करवाते तो रिजल्ट ही कुछ और होता। और मैं कहना चाहता हूं कि आप बताइए, 1-1 साल तक इनका नेतृत्व नहीं मिलता है। ये कह रहे हैं कि पार्टी फोरम पे बात रखो। राहुल गांधी जी से आज अगर टाइम ले ले जयप्रकाश जी तो 1 साल तक इन्हें समय नहीं मिलेगा। तो ये कैसे करेंगे? आप बताइए कि कौन से फोरम पे बात रखने जाएंगे? अरे जब जो शर्मा जैसे, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे आदमी को आपने समय नहीं दिया और कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहे, और इतने सीनियर नेता से बात आपने नहीं की, आपको बेचारे ज्योतिरादित्य सिंधिया भटकते रहे, उनसे आपके राहुल गांधी जी ने बात नहीं की, और आप कह रहे हैं कि पार्टी फोरम पे रखो। पार्टी में 2.5 लोग हैं कुल, कौन से फोरम पे बात रखेंगे? ये आपकी पीड़ा है, आपकी चिंता पे मैं चिंतित हो रहा हूं। ये मेरी चिंतामणि जी, चिंता नहीं आपके है। तर्कों में तो बलिहारी हो जाऊं। पुष्कर धामी का चयन विधायकों ने किया,
चौधरी जी का चयन विधायकों ने किया। जब आप बोल रहे थे तो आप स्वयं भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कमाल है। लेकिन जयप्रकाश जी का फिर भी कुछ मन है आपके कहे पे हस्तक्षेप करने का। एक बार उनकी बात सुनता हूं, फिर लारी साहब के पास चलता हूं। जी जयप्रकाश जी। हमारे कहावत है हरियाणा में, जी हरियाणवी में, पहले जो झूठ बोलते थे वो मर जाते थे। जी। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो बुखार भी नहीं आता, इतनी झूठ बोलते हैं। यानी कि विधायक दल की मीटिंग यार मालवीय जी सब पार्टियों में होती है, किस में नहीं होती? जी हमारे यहाँ नहीं होती, आपके यहाँ नहीं होती। जी लेकिन ये चर्चा में इसमें मत फंसो, मारे जाओगे। क्योंकि आपकी पार्टी का हाल हमारे एक्स मिनिस्टर है, सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर चौधरी बीरेंद्र सिंह जी एक दिन बोले थे, बेचारे बाहर मिले, मोदी जी ने मिलने का टाइम भी नहीं दिया जी है। आपकी पार्टी की भी हालत देख लो। दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाना अपने गिरेबान में झांक करके तब लगाना चाहिए कौन किस पार्टी की हालत क्या है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही हालत इनकी भी है, सपा वालों की भी, इनकी भी बुरी हालत है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भाई जो काम अच्छा हो पार्टी में, अगर कोई अच्छा शुरू करे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, सब प्रशंसा करो। प्रशंसा तो करना चाहते हैं जयप्रकाश जी, भरोसा तो हो कि आप इसमें कायम रहेंगे। कुल मिलाकर सब तरह से सवाल ये उठ रहा है कि इतनी अव्यवहारिक संकल्प को लेकर सराहना कैसे करें। तारिक जी के पास लौटकर आता हूं। तारिक जी, जयप्रकाश जी की शिकायत है, देखो एक तो हम अच्छा काम शुरू कर रहे हैं, आप उसकी सराहना करने के स्थान पर उसको भी जो है क्रिटिसाइज कर रहे हो। ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो? आपके पास जवाब है जयप्रकाश जी की शिकायत का, इस शिकवे का, इस नाराजगी का, इस उल्हाने का कुछ तोड़ है? बातें हैं, उन बातों का पहले जवाब देता हूँ, फिर इस बात का जवाब देता हूँ। जी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नंगी और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी नंगी, और जब दोनों सामने आते हैं तो दोनों देख लेते हैं कि दोनों नंगे, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक इधर एक उधर, कभी एक दूसरे को देख नहीं पाए। आज जब डिबेट में बैठते हैं तो देख लेते हैं कि हम दोनों नंगे हैं, तो दोनों एक दूसरे का बचाव भी करते हैं और दोनों एक दूसरे की खिल्ली भी उड़ाते हैं। चलिए, एक तो कहानी ये हो गई। इन्होंने कहा कि लारी साहब वो धामी जी की बात कर रहे थे कि धामी जी धामी जी धामी जी धामी जी। भाई मालवी जी, आपको एक बात बता दूं, धामी जी और हम क्लास फेलो हैं, हम लोग बहुत अच्छे मित्रों में से। उनका चयन कैसा हुआ कहिए तो यहाँ पे खुल के बोल दूं, बोलूं? छोड़िए सर, अपन विषय पे रहते हैं। धामी जी का चयन कैसे हुआ, फिर कभी डिबेट करेंगे। मुंडी तुरंत जल गई, मुंडी तुरंत जल गई, कितना बोलिए जी। और मैं उत्तराखंड का भी हूँ, मैं लखनऊ का भी हूँ जी। तो इसलिए लखनऊ में वो यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़ते थे और उत्तराखंड में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारे फादर पहले लड़ते थे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के बराबर में खट वहां से लड़ते हैं। खैर छोड़िए, वो अलग बात है, और हमसे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड है हम लोग जी। अब दूसरी बात यह है, जयप्रकाश जी बोल रहे हैं, बुजुर्ग है भाई। देखिए, मैं भी इस समय 48 साल का हूं, मेरी उम्र कोई कम नहीं है, 48 साल का मैं भी हूं, जो मुझसे बहुत सीनियर है। तो जयप्रकाश जी बहुत परेशान हो गए क्योंकि ऐसी चीज उन्होंने कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, जो व्यवहारिक नहीं। इनके कितने खुद के कार्यकर्ता होंगे जो सूर्यास्त और इनके कार्यकर्ता मस्त होते होंगे, जो फैक्ट बात है। और उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है सूर्यास्त और उत्तराखंड मस्त, पूरे पहाड़ के बारे में कहा जाता है सूर्यास्त और पहाड़ मस्त। ये पूरी खुली चीज है, वहां पे खुली चीज है। चाहे वो नारायण दत्त तिवारी हो, नारायण दत्त तिवारी जी को भी मैंने देखा, मैं उनके साथ रहा हूं, 2-2, 3-3 बजे रात तक रहा हूं स्टील के ग्लास में जी। अटल जी को मैंने पर्सनली देखा है, जब लखनऊ आते थे पर्सनली हमको, हमारे फादर को डिनर पर इनवाइट करते तो उनके स्टील के ग्लास में उनकी वाइन रहती थी, ऐसी रहती थी। तो शराब का मामला, देखिए शराबी उसको कहा जाता है जो बदकलामी करे, जो अपने घर में झगड़ा करे, जो अपने सेहत को ही नहीं अपने परिवार को नुकसान पहुंचाए, उसके लिए शराब हराम है। हमारे वहां तो वैसे ही हराम है, लेकिन जिसको हजम ना हो तो बेहतर है तुम ऐसी चीज पियो ही ना। यह कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी शुरुआत की, ये शुरुआत जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों नहीं की, जो एकदम गांधी जी के साथ थे, वो क्यों जान से जान टकराते थे? राहुल गांधी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका में क्या हो गया था कि अमेरिका में एकदम से राहुल गांधी जी कई दिन तक फंसे रह गए थे, क्या हो गया था ऐसा? ये भी जवाब दे। मैं कह रहा हूं ना कि नंगे दोनों हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को नंगा नहीं कह रहे हैं। एक दूसरे को नंगा कहते सामने आके दिखता कि दोनों नंगे हैं। हमें क्या है, आप कर रहे हो, आप करो भाई, आपकी अपनी। पर मैं लारी साहब थोड़ा इसे संजीदगी पे ले जाना चाहता हूं। ऐसी किस्से के रूप में हमें बताया जाता है कि गांधी जी के पास में एक महिला अपने बच्चे को लेकर पहुंची थी,
और उसने बताया कि ये मिठाई बहुत खाता है, आप इसे रोकिए। तो गांधी जी ने उस बच्चे को वापस भेज दिया था और कुछ दिन बाद बुलाया, और जब बच्चा आया तो उन्होंने कहा कि बेटा चीनी मत खाया करो, नुकसान करती है। तो उस महिला ने बड़े अचंभे के साथ बापू से पूछा कि ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, आपने उस दिन क्यों नहीं कहा? तो उन्होंने कहा मैंने उस दिन इसलिए नहीं कहा कि मैं भी चीनी बहुत खाता था, इस दौरान मैंने चीनी छोड़ दी, और जब मैंने छोड़ दी तो मैं बेटे से कह पाया, इस बच्चे से, कि चीनी खाना छोड़ दे। हमारे पास ऐसी विरासत, ऐसे नेता रहे हैं। आपसे जानने में दिलचस्पी है लारी साहब कि क्या इस प्रकार से एक देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल अपने सदस्यता अभियान में ऐसी शर्तें डालेगा, और जिन्होंने इन शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं कल वही लोग बार पर या अन्य जगहों पर नशे के तमाम कारणों का उपयोग करते हुए पाए जाएंगे, तो समाज के बीच में वैसे ही राजनेताओं की विश्वसनीयता नहीं बची, राजनेताओं को लेकर गंभीरता नहीं बची। क्या देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल इन राजनेताओं की विश्वसनीयता को खत्म करने की दिशा में तो कोई कदम नहीं बढ़ा लिया है? क्योंकि इस प्रकार का संकल्प और बाद में समाज के बीच में आचरण, दोनों के बीच में अंतर साफ दिखता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इन लोगों ने संकल्प लिया था, क्या हुआ? मैं ऐसे इनके कई नेता, और मैं कई नेताओं को पर्सनली जानता भी हूं, जो पंप शू पहनते थे लेकिन आज पैर में 10,000 रुपए का हर्ष पपी का जूता पहनते हैं। मेरा चाचा तो साहब जल्दी से हर्ष पपी का 10,000 का जूता पहनते, कहां से आ गया? जो पंप शू पहनते थे 25 रुपए, आज 10,000 का जूता कहां से पहन रहे हैं? जो चश्मा जिनका नॉर्मल स्टील, बहुत सस्ते स्टील का होता था, आज उनके सोने के चश्मे हैं, कहां से आ गए? जो आदमी गाड़ी से, एक गाड़ी के लिए मोहताज था, आज उसके वहां मैंने लाइन से गाड़ियां देखी है, लाइन से गाड़ियां खड़ी। मैं कल्याण सिंह जी की बात कर रहा हूं, मैं प्रमोद तिवारी जी की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं जी, कि उन लोगों के पास गाड़ियां कहां से आ गई? चार्जर का लाला कहां से आ गई? भ्रष्टाचार क्या रुक गया? उनके संकल्प पर भरने से या शपथ लेने से, शपथ में भी तो आप यही लेते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आप तो बोलने तक पे पाबंदी लगाने जा रहे हो कि आपका कार्यकर्ता आपका गुलाम बन के रहेगा, कार्यकर्ता नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी में आज तारिक अहमद लारी नहीं, अखिलेश सिंह यादव आपके सामने बैठे हुए बात कह रहा है। ये अखिलेश सिंह यादव मैं हूं, मेरा हर पार्टी का हर कार्यकर्ता अखिलेश सिंह यादव है। ये कह सकते हैं कि इनका हर पार्टी का हर कार्यकर्ता अखिलेश, क्या नाम है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और क्या नाम है, नरेंद्र मोदी है? नहीं कह सकते ये। मैं आज जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, आप जाके अखिलेश जी से पूछिए, वो कहेंगे हाँ मैं नहीं कही, बताइए कोई बात है आपको? तो लारी साहब भी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि कथनी और करनी के संदर्भ में पहले ही अंतर समाज के बीच में इतना है, और ये प्रकार का भी कोशिश एक मखौल से ज्यादा नहीं है। मैं वापस राजकुमार सिंह जी आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस एक लंबे चिंतन, एक लंबे मंथन, एक लंबे मनन के बाद में नई शुरुआत करने जा रही थी, और शुरुआत ही इन संकल्पों के साथ में है। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस की आने वाली राह अभी भी कठिन ही रहनी है? जिस भाजपा से मुकाबला करने की बात कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करते हैं, जमीनी वास्तविकताओं से अभी भी उनका नाता जुड़ा नहीं है। अगर जुड़ा होता तो इस प्रकार की शर्तों के साथ में पहली सीढ़ी कांग्रेस की कम से कम तैयार ना करते। हिमांशु जी, आखिरी बात पर पहली टिप्पणी करूं मैं जी। जिन प्रशांत किशोर की बड़ी चर्चा थी कि वो राहुल गांधी की टीम में शामिल होंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे जी, और कांग्रेस का कायाकल्प करने में भूमिका निभाएंगे, आज उनका बयान आया है कि अगले कई दशकों तक जी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाने वाली नहीं है, जी, कांग्रेस की गलतफहमी में ना रहे जी। अभी तक इसका खंडन नहीं आया है, इसलिए मैं इस टिप्पणी को अभी तक कायम हूं जी। आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो राहुल गांधी के सिपह सालार बनने वाले हैं जी, हालांकि कांग्रेस में उसको लेकर कई मत हैं, उनकी ये टिप्पणी है, तो कांग्रेस की मुश्किलों का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं जी। दूसरी बात, मैं बहुत विनम्रता के साथ, माफी के साथ राजकुमार जी आपसे जानना चाहूंगा, ये टिप्पणी किसी खिसियाहट का नतीजा तो नहीं है? क्योंकि प्रशांत किशोर जी कांग्रेस में लाए जा रहे थे, रोड़े अटक गए, उनका आना रह गया, अब लाए नहीं तो उछल रहे थे अंगूर के लिए, अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हैं। तो ऐसी कहावतें बचपन में पड़ी हैं। प्रशांत किशोर की टिप्पणी को अंगूर खट्टे के रूप में भी समझे तो कोई जाति तो नहीं उनके साथ हमारी? लेकिन हिमांशु जी, एक बात तो तय है, अब मैं मूल मुद्दे पे आता हूं जी, कि पूरी बहस जिन मुद्दों पे हुई जी,
और ये निराशाजनक स्थिति ये है, जी चाहे जयप्रकाश जी हो, चिंतामणि जी हो, या आखिर में तारिक अहमद लारी साहब भी दलगत राजनीति के ही मुद्दे पर आ गए। जी ये जो मुद्दे हैं, मैंने पहले कहा कि आदर्श स्थिति होगी अगर आपके देश के राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ता और उनके बेदाग हों, सुदृढ़ हों, जी नशे से परे हों, चारित्रिक दुर्बलताओं से, दूसरी दुर्बलताओं से परे हों, ईमानदार हों, प्रतिबद्ध हों, दिखावटी से पन से दूर हों, सादगी पसंद हो, लेकिन वो आदर्श स्थिति होगी। और हम देख ये रहे हैं कि उन आदर्शों के उलट आचरण आजादी के बाद से लगातार हुआ है और कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। जी आज के बहस में भी हमने उन मुद्दों को उतनी सादगी से बहस नहीं की, चर्चा नहीं की। अगर देश में लोग शराबखोरी से मुंह मोड़े, आदर्श स्थिति होगी, जी राजनीति के लिए, समाज के लिए भी होगी। लेकिन सिर्फ प्रतीकों से व्यवस्था नहीं बदलती, समाज नहीं बदलता। समाज तब बदलता है जब आप उस पर आचरण करते हैं। जी गांधी जी ने कहा, गांधी जी की कही हुई कितनी बातों को आपने माना? गांधी जी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते थे। अर्थव्यवस्था हो या लोकतंत्र हो, गांव की पहली इकाई बताते थे गांव को। आपने क्या किया? आपने तो वैश्वीकरण की बात की। जी वैश्वीकरण आया तो बहुत सारी बुराइयां आई, जी जुआघर भी आए, कैसीनो भी आए, और जिन चीजों की तरफ लारी साहब चर्चा कर रहे थे वो आपके जीवन शैली का हिस्सा हो गई। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस ने बहुत, आपने कहा चिंतन मनन, मुझे नहीं लगता इसमें कोई चिंतन मनन की भूमिका है। मुझे लगता है कि जिस तरह के आंतरिक दबाव से, बाहरी दबाव से तो 7 साल से कांग्रेस जूझ रही है, पिछले 1.5 साल से जो आंतरिक दबाव भी बढ़ गया है कि भाई अपने घर को दुरुस्त करो, पार्टी को दुरुस्त करो, आंतरिक लोकतंत्र को बहाल करो, उन दबावों का नतीजा ये है कि आप उस तरह की चीजों की, जिनको हम मुद्दा कहते हैं, मुझे लगता है वो जुमले और शगुफे ज्यादा हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं कि आप किसी तरह से एक अलग तरह की छवि बनाने की, दिखाने की कोशिश करें। लेकिन उससे भला होगा नहीं जब तक आप अपनी जो डायग्नोसिस है, आपकी कमजोरियां क्या है, आप उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता शराब पीते हैं उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो गई है, या वो खादी नहीं पहनते रहे उससे दुर्गति हो गई है, या वो लैंड सीलिंग एक्ट का पालन नहीं कर रहे थे, शपथ पत्र नहीं दे रहे थे, उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है कि अब 413 थे 1984 में, आज 44 पर 53 पे आ गए। ये दुर्गति इसलिए हुई है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर रहा। आप पहले जमीन से कटे, आप फिर अपने कार्यकर्ताओं से भी कट गए, और कांग्रेस पार्टी अपने आप को क्लब की तरह चलाने लगी। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस की दुर्गति से सबक वो लोग भी नहीं ले रहे हैं जिनको सीधा सीधा लाभ कांग्रेस की दुर्गति का मिला है, चाहे केंद्र की बात हो। बड़ी ही महत्वपूर्ण और इस कार्यक्रम की सारगर्भित टिप्पणी राजकुमार सिंह जी के माध्यम से आई। राजकुमार सिंह जी का कहना है कि आपने सही डायग्नोज ही नहीं किया कि आपकी इतनी बुरी हालत हुई क्यों है। क्या आपकी बुरी हालत इसलिए हुई कि आपके कार्यकर्ता शराब पीने लगे? क्या आपकी बुरी हालत इसलिए हुई कि आपके नेता शराब पीने लगे? या आपकी बुरी हालत इसलिए हुई कि आप सीलिंग एक्ट का पालन किए बगैर अपनी संपत्ति में इजाफा कर लिए? आपके कारण इस बुरी हालत में पहुंचने के, जमीन से कटने, कार्यकर्ताओं से कटने के हैं। उन कारणों को दूर कीजिए तो पार्टी का भला होगा। जहां तक आदर्श स्थिति की बात है तो पहले ही शिकायत राजनीतिक दलों के संदर्भ में यह है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर रहता है। आपका यह संकल्प उस धारणा को और मजबूत करेगा, क्योंकि ऐसी उम्मीद, ऐसा संकल्प आपके घोषणा पत्र के साथ पैदा नहीं हो रहा है वातावरण में, जिसके तहत लगे कि वाकई आप नशे के संदर्भ में कोई अभियान छेड़ रहे हैं। और अगर छेड़ रहे हैं तो जिन जगहों पे कांग्रेस की हुकूमत है वहां पर नशाबंदी लागू को क्यों नहीं कर देते हैं? अगर आप कर दें तो भरोसा बनेगा कि आप समाज से नशा मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इसलिए जहां आपकी हुकूमत है वहां ऐसा कर पा रहे हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो संशय रहेगा। बेहतर है कांग्रेस अपनी कमजोरियों के कारणों को पहचाने और उन्हें दूर करने की कोशिश करे, बजाय इसके जैसा राजकुमार जी या लारी साहब ने कहा कि शिगुफेबाजी से कुछ बनने वाला नहीं है। जयप्रकाश जी उम्मीद जताते रहें, चिंतामणि जी उनकी खिल्ली उड़ाते रहें, लेकिन दोनों के संदर्भ में ही कथनी और करनी के संदर्भ में अंतर आईने में साफ दिखाई दे रहे हैं। क्या ये इसे दूर करेंगे? देखने में आपकी भी और हमारी भी दिलचस्पी। लेकिन अभी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का, कमाल का शेर वर्तमान माहौल और इस शिगुफेबाजी पर। हमारे शायर ने लिखा
कि खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोले। कि खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोले। ना हो बला से खरीदार, आओ सच बोले। कतिल सिपाही ने जो ये लिखा था उसे करने की कोशिश आज इस कार्यक्रम में हमने कही। किसी को रास आए ना आए वो अलग बात, पर हम तो कम से कम सच बोले। इसी के साथ अब मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।